हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। देखिए, स्वॉट एनालिसिस जानने से पहले आपको व्यवसाय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जानना होगा जो लगातार व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर आप स्वॉट एनालिसिस को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो इन कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होना आपके लिए स्वाभाविक है। अगर आप कहीं ना कहीं इन कंपोनेंट के बारे में जानेंगे तो स्वॉट एनालिसिस आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। देखिए, स्वॉट एनालिसिस का जो बेसिकली यूज होता है किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यवसाय को स्कैन करने के लिए होता है। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? स्कैनिंग को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप कहीं ना कहीं एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, कोई भी व्यक्ति है जो बीमार है, तो जब कभी भी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले क्या करता है? पहले ऐसा नहीं कि आपको तुरंत दवाइयां दे देता है, पहले कुछ जांच अपने पेपर पे लिखता है और आप जाके क्या करते हैं? जांच कराते हैं। जांच कराने के पश्चात जब आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है, उसके बाद आपको दवाएं देता है। देखिए, ये जो प्रक्रिया है, जैसे एक मानव शरीर की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ये चीजें करना अनिवार्य है, उसी तरीके से एक बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस को अगर हम लाइफ लॉन्ग चलाना चाहते हैं तो समय समय पे उसकी भी एनालिसिस करनी पड़ती है। जब तक हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे तब तक कभी भी हम व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि आज के समय में बिजनेस करना काफी डिफिकल्ट कार्य हो चुका है, क्योंकि कंपटीशन जो है आज के मार्केट में वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसा आप सभी लोग जानते भी हैं, आज का जो मार्केट है वहां पे कट थ्रो कंपटीशन है। कट थ्रो कंपटीशन का जो अर्थ होता है गला काट प्रतियोगिता। और ऐसी दशा में अगर आप अपने बिजनेस में स्वॉट एनालिसिस का यूज नहीं करते तो निश्चित रूप से आप व्यवसाय में क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय की सफलता के दृष्टिकोण से स्वॉट एनालिसिस बहुत ही जरूरी हो जाता है। स्वॉट एनालिसिस की अगर हम मीनिंग की बात करें तो स्वॉट, देखिए यहाँ पे 4 लेटर से मिलकर बना हुआ है। या स्वॉट स्ट्रेंथ, जिसका हिंदी अर्थ होता है सामर्थ्य या शक्ति। W फॉर वीकनेस, वीकनेस का अर्थ होता है कमजोरियां। O फॉर अपॉर्चुनिटीज, जिसका अर्थ होता है अवसर। T फॉर थ्रेट, जिसका अर्थ होता है खतरा। देखिए, ये 4 चीजें एनालाइज करना व्यवसाय में बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। जब तक इन 4 चीजों के बारे में हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकते। ये देखिए, 4 कंपोनेंट्स का जो इनको एनालाइज किया जाता है उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट, इंटरनल, एनवायरमेंट के थ्रू। सेकेंड आपका हो जाता है एक्सटर्नल, इन्वायरमेंट। देखिए, पहला आपका इंटरनल इन्वायरमेंट के थ्रू हो जाता है, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आप जानते होंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कि व्यावसायिक वातावरण जो होता है वही कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए कभी कभी स्ट्रेंथ साबित होता है, तो कभी वीकनेस होता है, तो कभी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, तो कभी थ्रेट बन जाता है। देखिए, अगर बिजनेस वातावरण की बात करें, बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें, उसकी मीनिंग की बात करें तो हम एक सिंपली कह सकते हैं कि वे सभी अवयव जो हमारे व्यवसाय को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। कुछ भी ऐसे अवयव आपके समाज में, आपके आसपास ऐसे दिखाई देते हैं जो आपके व्यवसाय को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं, तो उन्हें हम किसके अंतर्गत ले लेंगे? बिजनेस इन्वायरमेंट के अंतर्गत ले लेंगे। क्लियर है? अब देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को भी आपने देखा होगा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो वे सभी आंतरिक अवयव जो आपके व्यवसाय को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कह सकते हैं कि ऑल द इंटरनल फैक्टर्स कंपोनेंट विच इन्फ्लुएंस आवर बिजनेस इज कॉल्ड आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। तो देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट की एग्जांपल की बात करें तो आपकी प्लानिंग हो गई, ऑब्जेक्टिव्स हो गए,
आपके बिजनेस स्ट्रक्चर हो गया, आपका बिजनेस रिलेशन हो गया, आपके बिजनेस के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये बात भी मैटर करता है। साथ ही साथ आपकी टेक्नोलॉजी मैटर करती है, आपकी तकनीकी कितनी अच्छी है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है। एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल में, जैसे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट हो गया, साथ ही साथ अगर जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट की बात करें, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट की बात करें, तो ये सारी चीजें किसकी पार्ट होते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की पार्ट होते हैं। अब देखिए, अगर इंटरनल और एक्सटर्नल को देखें, एक्सटर्नल को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस आवर बिजनेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब देखिए, इन्हीं दो के बेसिस पे हम अच्छे ढंग से स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, इंटरनल की बात करें, इंटरनल में आपके दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट होता है आपका स्ट्रेंथ, और दूसरा पार्ट होगा वीकनेस। स्ट्रेंथ का हिंदी अर्थ हमने बताया सामर्थ्य, या हम कह सकते हैं शक्ति से है। वीकनेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कमजोरियों से। अब देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो जो व्यवसायिक वातावरण होता है, जब उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन पाया, जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो वहां पे हर एक पल वातावरण में परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन हमारे व्यवसाय के लिए वरदान साबित होते हैं, तो वहीं पे कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो हमारे व्यवसाय के लिए अभिशाप भी बन जाते हैं। तो ऐसे कोई भी परिवर्तन जो हमारे लिए वरदान साबित होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रेंथ बन जाएंगे। ऐसा कोई भी, जैसे ऐसा कोई भी आपका कंपोनेंट है, कोई भी एलिमेंट्स है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस आता है, उसके थ्रू कहीं ना कहीं एडवांटेज बिजनेस को मिल रहा है, तो क्या बनेगा? स्ट्रेंथ। तो देखिए, यहाँ पे कीवर्ड याद रखना आपको, एडवांटेज अगर बिजनेस को मिल रहा है तो स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का कोई भी परिवर्तन हो रहा है, खासकर इंटरनल इन्वायरमेंट का, तो वहां पे क्या करेंगे? अगर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? वीकनेस। पॉजिटिव पड़ रहा है, स्ट्रेंथ होगा, नेगेटिव पड़ेगा तो वीकनेस होगा। अगर एडवांटेज प्राप्त होगा तो भी स्ट्रेंथ है, अगर डिसएडवांटेज बन जाएगा तो वीकनेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं, अगर हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो क्या बन जाएगी? स्ट्रेंथ। अगर टेक्नोलॉजी खराब है तो फिर क्या होगा? वीकनेस। यही पे हम बिजनेस स्ट्रक्चर की बात कर ले, अगर हमारा व्यवसाय प्रॉपर ढंग से स्ट्रक्चर बनाया गया उसका, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए क्या बनेगा? स्ट्रेंथ। अगर उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो आपके लिए बिजनेस करना क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। तो आपके लिए क्या बन जाएगा? वीकनेस। अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स, आपकी जो मानवीय संसाधन है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो आपके लिए क्या है? स्ट्रेंथ है। लेकिन वहीं पे उनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी बात करें प्लानिंग की, तो अपने प्लानिंग के साथ आप काम कर रहे हैं बिजनेस में, तो आपका स्ट्रेंथ है। आपने कोई प्लान नहीं बनाया, आपके प्लान पुअर है, खराब है, तो क्या हो जाएगा? वीकनेस। तो आई थिंक आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस क्लियर हो चुका होगा। जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं, अगर उसका एडवांटेज बिजनेस को मिल रहा है तो किसमें काउंट होगा? स्ट्रेंथ में। अगर उसकी कोई भी निगेटिव इंपैक्ट बिजनेस को देखने को मिल रहा है तो किसमें आ जाएगा? वीकनेस। तो देखिए, इसी तरीके से अगर हम एक्सटर्नल पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो एक्सटर्नल में दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा आपका अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट होगा थ्रेड। देखिए, जिस तरीके से इंटरनल का हमने दो पार्ट बनाया, स्ट्रेंथ
वीकनेस। उसी तरीके से एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल के दो पार्ट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो देखिए, जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हमने बारे में बताया था आपको कि आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो बिजनेस के बाहर होता है। जैसे हम प्लानिंग की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, बिजनेस के रिलेशनशिप की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, तो सारी चीजें बिजनेस के अंदर होती है। और जो चीजें बिजनेस के बाहर है, एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, जैसे राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे आप, पॉलिटिकल जो भी इन्वायरमेंट होता है, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है। तो ऐसे किसी भी कंपोनेंट को आप ध्यान देंगे तो बिजनेस से क्या होता है, बाहर होता है, फिर भी हमारे व्यवसाय को लगातार क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर जो भी एक्सटर्नल कंपोनेंट है उनका अगर कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो हमारे फेवर में आता है, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यहीं पे जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारे विपरीत, कहने का मतलब हमारे फेवर में नहीं होता। जब व्यवसाय के फेवर में नहीं होता तो कहां पे हो जाएगा, थ्रेट में काउंट होगा। जैसे आज के समय में बात करें, अभी जो बात कर रहे हैं कि हमारा देश एक बहुत ही बड़े महामारी, हमारा देश ही क्या, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के 180 नेशंस लगभग आपके कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में देश तेजी से आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। अब देश आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी या थ्रेट होगा? ये हमारे लिए निश्चित रूप से क्या होगा, थ्रेट होगा, क्योंकि ये बिजनेस के फेवर में नहीं है। ये जो सिचुएशन आज के समय में बनी है ये सीधा सीधा व्यवसाय के क्या है, विरुद्ध, ये व्यवसाय के अगेंस्ट है। और ऐसी कोई भी स्थिति जो व्यवसाय के फेवर में ना हो वो किस में काउंट होगी, थ्रेट में काउंट होगी। और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है कहीं ना कहीं जिससे हमारे व्यवसाय में प्रॉफिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ये सारी सिचुएशंस देख रही है और इन फ्यूचर गवर्नमेंट ने कह दिया कि 3 साल आगे, आने वाले 3 साल तक हम टैक्स लेंगे ही। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी। सरकार कहती है पूरा टैक्स ना लेने के बजाय 50% टैक्स लेंगे, फिर वो बिजनेस के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। वो किसमें काउंट होगा, अवसर में काउंट होगा। तो जो चीजें, अब यहां पे कीवर्ड क्या रखना है, फेवर। जो चीजें फेवर में होंगी, कौन सी चीजें, आपकी जो एक्सटर्नल कंपोनेंट में जो परिवर्तन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी एक एग्जांपल को लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक पॉलिसी को लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आप जानते होंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो कई सारी पॉलिसीज आपके देश में बनाई गई। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मौद्रिक नीति से हम कहते हैं, जो आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। दूसरी तरफ बात करें फिजिकल पॉलिसी की, जिसे हम राजस्व नीति कहते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। तीसरी नीति एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, जिसमें आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो होते हैं। उसके साथ ही साथ हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, जो सरकार बनाती है, जो आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की बात करें, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंतर्गत काउंट होती है। अगर हम एक एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी का लें, मौद्रिक नीति में एक छोटा सा वर्ड होता है रेपो रेट। क्या होता है, रेपो रेट। अगर हम रेपो रेट की बात करें, देखिए रेपो रेट पहले से तो जानना आपके लिए आवश्यक है ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। रेपो रेट क्या होता है कि यहां पे आरबीआई आपका, साथ ही साथ आरबीआई की जस्ट बगल में आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं, और कॉमर्शियल बैंक से डायरेक्टली कौन जुड़ता है, पब्लिक जुड़ती है। तो देखिए, जिस तरीके से पब्लिक को कभी भी पैसे की, ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, बिजनेस लगाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो पब्लिक कहां पे जाती है, कॉमर्शियल बैंक के पास जाती है, वहां से पैसे उधार लेती है, और कॉमर्शियल बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, उस पर ब्याज लेता है। उसी तरीके से जब कभी भी कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं होते तो कॉमर्शियल बैंक किसके पास जाएंगे, पब्लिक के पास जाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को बड़ी मात्रा में पैसे चाहिए होते हैं, और उनकी आवश्यकता की पूर्ति कौन कर सकता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई जब शॉर्ट टर्म के लोन किसको देता है, कॉमर्शियल बैंक को देता है, तो इस लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट।
उसको हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट। देखिए आरबीआई जब पैसे कॉमर्शियल बैंक को देता है तो उन पैसों पे जो ब्याज लगाता है उसी ब्याज दर को ये हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। इसका जस्ट इनवर्स ध्यान दें तो कभी कभी आरबीआई के पास भी पैसे नहीं होते। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि आरबीआई के पास पैसे नहीं होते। ऐसी भी कभी कभी कंडीशंस आती हैं कि आरबीआई को भी पैसे की आवश्यकता होती है, और ऐसी दशा में आरबीआई की मदद कौन करेगा। आरबीआई देखिए अगर अपने देश में इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मदद कोई कर सकता है तो कॉमर्शियल बैंक ही कर सकते हैं। या तो आपको आउट ऑफ नेशन जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके भारत का अगर नेशनल बैंक कर ले, बैंकों का बैंक कर ले, तो कौन है, आरबीआई। आरबीआई से बड़ा बैंक तो कोई है नहीं। तो देखिए ऐसी कंडीशंस में कॉमर्शियल बैंक पैसे किसको देता है, आरबीआई को, और कॉमर्शियल बैंक जो पैसे आरबीआई को देता है उस पर जो ब्याज चार्ज करता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई 60 टर्म के लिए पैसे देगा कॉमर्शियल बैंक को तो रेपो रेट, और कॉमर्शियल बैंक अगर आरबीआई को दे दे तो रिवर्स रेपो रेट। देखिए इसमें भी प्रोविजन है, अगर इसके डेप्थ में जाएंगे तो यहां पे क्या होता है कि अगर 1 डे के लिए लोन लिया जा रहा है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, ठीक होता है एमएसएफ, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज। अगर 1 to 90 डेज की बात करें तो आपका होता है रेपो रेट। अगर 90 to 364 डेज की बात करें तो यहां पे आ जाता है एक वर्ड होता है बैंक रेट। तो ये प्रोविजन है, फिलहाल बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, हमारा टॉपिक है शॉर्ट एनालिसिस। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक की बात करें तो अपॉर्चुनिटी क्लियर हो गया होगा आपको, थ्रेट। ऐसे कोई भी बाह्य वातावरण में किया गया परिवर्तन जो हमारे लिए या हमारे फेवर में होता है वो क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज। जो हमारे फेवर में ना हो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे टैक्स का घटना क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज। टैक्स बढ़ना क्या हो जाएगा, थ्रेट। रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट अगर घटाया जाता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है। जब आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और अपने बिजनेस को आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो रेपो रेट जब घटा दिया जाता है तो सस्ते दर पे आरबीआई किसको लोन देती है, कॉमर्शियल बैंक को। फिर कॉमर्शियल बैंक जब पब्लिक को लोन देता है तो भी कम ब्याज दर पे देता है। तो अगर कम ब्याज दर पे आपको लोन मिल रहा है तो आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। अब इसके जस्ट अपोजिट की बात करें, अगर ब्याज दर रेपो रेट क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, थ्रेट। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जैसे हमने रिसेशन की बात करी, अभी एपिडेमिक की बात करी जो महामारी हमारे देश में फैली हुई है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रिसेशन का फेज आएगा। तो अगर हमारे यहाँ रिसेशन का फेज है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थ्रेट हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, रिसेशन का फेज नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज है, हमारे लिए क्या हो जाएगा, अवसर हो जाएगा। अगर हमारी सरकार बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, तो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज, अवसर है। अगर सरकार जो प्लान एंड पॉलिसीज बना रही है वो बिजनेस के अगेंस्ट है तो ऐसे दिशा में क्या हो जाएगा, थ्रेट हो जाएगा। अगर हमारा बिजनेस ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें समतल भूमि पे, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। आप आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, आसानी से आप अपने सपना चैन को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आपका बिजनेस किसी पहाड़ी क्षेत्र पे है जहां पे आवागमन आसान नहीं है, आपके लिए क्या है, थ्रेट है, खतरा है। तो देखिए ये आपके अपॉर्चुनिटीज थ्रेट किसके पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो देखिए स्वॉट एनालिसिस बेसिकली यही होता है कि हम अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ के बारे में एनालाइज करते हैं, अपने बिजनेस के वीकनेस के बारे में एनालाइज करते हैं, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में, और क्या होता है, थ्रेट के बारे में। इन्हीं 4 कंपोनेंट्स के बारे में अगर आप एनालाइज अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो आपकी स्वॉट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और जब आप इन पे स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। क्योंकि हमेशा ये बताया जाता है कि हमें स्ट्रेंथ से ज्यादा अपने वीकनेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमें अपने वीकनेस के बारे में, क्योंकि अगर हमने वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली, अगर हमने अपने वीकनेस की पहचान कर ली, तो हम उस वीकनेस को क्या करेंगे, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा बिजनेस क्या होगा, तेजी से डेवलप
हो सकता है। लेकिन अगर जब हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे ही नहीं तो ना तो हम अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना ही अपने वीकनेस को। दूसरी तरफ हम इधर देखें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ, तो जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, अगर किसी प्रकार का कोई भी थ्रेट आने वाला है तो हम उसको भी आसानी से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एनालाइज करते हैं तो जो भी थ्रेट आने वाले हैं पहले ही हमें जानकारी हो जाती है, एक सिग्नल की तरह काम करता है, और उस पर्टिकुलर थ्रेट के आने से पहले हम क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। और जब आप सतर्क रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और आपका व्यवसाय सुचारू रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अवसर तो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो अवसर का आपको ऑप्टिमम, अगर आप चाहते हैं कि अवसर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए तो उसके लिए भी स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, जरूरी होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलता रहे, हमेशा ग्रो करे, तो हमारे लिए स्वॉट एनालिसिस क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू दोस्तों।